हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। बेसिक का जो पेपर है क्लास 10th का, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 3 सेक्शंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं मैं, और आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर डी, जिसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। लेकिन वो 4 नहीं है, एक्चुअल में मुझे आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाने, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलने वाली है। अगर लेक्चर्स की ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं किया है और कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में ज़रूर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे स्टैंडर्ड के जो हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि बेसिक का पेपर वो ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले बेसिक में नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। दिस इज पेज नंबर 14। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पेज नंबर 15, और ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 32। एक एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। द सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्लियर है? बात यहाँ तक समझ में आ गई। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32, हमने मान लिया कि जो एपी का प्रथम पद है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए। द कॉमन डिफरेंस, हिंदी में मैं साथ साथ बोल रही हूँ, वो है डी। और हमें पता है कि जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब जो पहली कंडीशन हमें दी गई है वो क्या कहती है कि चौथे और 8वें, 4th एंड 8th टर्म का सम। ठीक है, तो a4 प्लस a8 कितना है? 24 है। इसको फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, और देखो क्या आता है। इस फॉर्मूले में जब हम 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 3d, और 8th टर्म बनेगी a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a में a को ऐड करोगे 2a, 3d में 7d को ऐड करोगे 10d इज इक्वल टू 24। तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 8। 10 को 2 से करोगे 5 इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सामने आ जाती है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, इसको भी यहीं ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो इधर 6th और 10th टर्म, छठे और 10वें पद का योग 44 है। 6th और 10th टर्म का योग 44 है। क्लियर है? अब यहाँ इसको इधर स्लाइड कर लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो 6th टर्म होती है बच्चे a प्लस 5d, 10th टर्म होती है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये हो गया 2a, 9 में 5 ऐड करोगे तो 14d बराबर 44। तीनों में से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाती है। दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। और सब कुछ पॉजिटिव है तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ घटाने पर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a से a कैंसिल, 7d में से 5d माइनस करोगे 2d, और बच्चे 22 में से 12 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5। अब किसी भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में 2 क्या है? a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो a प्लस 7d की जगह 5 रख दो इज इक्वल टू 22। 7 5 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 22। 35 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा 22 माइनस 35 माइनस का 13। तो a की वैल्यू आ गई -13। क्लियर हो गया? करना क्या है वो भी देख लीजिए दोबारा से। एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ए आपके सामने है, डी आपके सामने है, तो पहली 3 टर्म्स हम निकाल देते हैं। पहली टर्म होती है a1,
जो कि ए ही होती है। ये -13 है, आपको मैं यहाँ एक बार ये फिर से राइट कर देती हूँ, थोड़ा सा ओच पोच लग रहा होगा। a इज इक्वल टू -13 है ना। सेकेंड टर्म होती है बच्चे a प्लस डी, और -13 डी कितना है 5, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी -8। क्लियर है, ये फर्स्ट टर्म है। और थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, यानी कि -13 प्लस 2 इंटू 5, यानी कि -13 प्लस 10, यानी कि -3। तो लास्ट में आप लिख सकते हो -13, फिर -8 और फिर -3। तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी गिवन एपी की। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और स्लाइड मैं इसको इधर करके इस तरफ सॉल्व करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाओ। चलें, ट्राइंगल से है ये अपना क्वेश्चन नंबर 33। एक त्रिभुज ए बी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखना। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ये है ट्राइंगल ए बी सी, और इसकी भुजा ए बी, और ये जो रेड कर रखी है मैंने भुजा बी सी, और माध्यिका ए डी, और ये मीडियन है ए डी। इस साइड को मैं इरेज कर देती हूँ, इस वाली को एक बार। अब फिर देखो एक बार, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ देख लें। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ये जो 3 लाल साइड्स मैंने की हुई हैं, ए बी, बी सी और ए डी, ये क्रमशः पी क्यू क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। These three sides are respectively प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू। ध्यान से सुन लो, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। आप कहो तो मैं अलग अलग कलर से आपको दिखा देती हूँ, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो साइड बी सी है वो आपकी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और जो साइड नहीं, अब थर्ड आपका आ जाता है माध्यिका यानी मीडियन ए डी है, और ये जो मीडियन पीएम है, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो अब एडी और पीएम कहाँ हैं, उनको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये जो एडी है ये पीएम के प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ गई। 2 ट्राइंगल्स आपके सामने हैं। रेड वाली साइड रेड के प्रोपोर्शन, मतलब रेड का रेशियो, ब्लू का रेशियो और ग्रीन का रेशियो, यानी अनुपात बराबर है। तो जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये हमें गिवन है। क्या ये बात हर बच्चे को समझ आ गई? पक्का। आगे बढ़ूं, दिखाएं कि ट्राइंगल ए बी सी इज, मतलब मैं इंग्लिश में बोल गई, समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने ये दिखाना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, या तो उनकी तीनों 2 एंगल्स अपने सेम हो, या साइड्स की रेशियो सेम हो, है ना, और एक एंगल सेम हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब आप इसको देखो, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करें। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो इसको, अब मेरी एक बात को सुनना भाई, 10/5 इज इक्वल टू 20/10। एम आई राइट? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। इज इट ओके भाई? ठीक है, ये आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं हाफ कर दूं, अब मेरी बात को सुनना, 2 रेशियो ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों अनुपात पहले से बराबर हैं। अब मैं यहाँ पर कर दूं 10/5, और राइट वाले में ऊपर भी हाफ कर दूं और नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा, 10/5 ही तो बन जाएगा। या मैं इसका 4 गुना कर दूं इस रेशियो का, तो वो राइट वाले के इक्वल तब भी आएगा। देख लो आप कैसे आएगा, क्योंकि ये रेशियो मेरा बनेगा 40/20, जो कि 20/10 के बराबर है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 टर्म्स समानुपाती हैं, यानी a/b और c/d अगर मेरे बराबर हैं, तो उनका आधा कर दो या उनका दुगना कर दो, अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि ये जो BC/QR था, यहाँ मैं क्या करूँगी, AB/PQ इज इक्वल टू BC का हाफ
बाय क्यू आर का हाफ। भाई हाफ से हाफ कट जाना है, बात तो वही पढ़नी है, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब बी सी ये है, ये पूरी साइड BC है और D इसका मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन या माध्यिका कहलाती है। तो ये मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट है, तो BC का आधा BD हो जाएगा, BC का आधा BD हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही QR है, ये QR है, ये QR का मिड पॉइंट है, तो QR का आधा QM हो जाएगा, QR का आधा QM हो जाएगा। तो इसको अब मैं यहाँ लिख दूंगी AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM, और इसको एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू AD बाय PM। मेरी बात यहाँ तक समझ आई? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये रिजल्ट आपको दे रखा था, मैंने BC बाय QR का हाफ कर दिया, तो ये BD बाय QM हो गया, क्योंकि D एंड M इसके मध्य बिंदु, D M एंड आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड QR। BC और QR के मध्य बिंदु हैं D और M, तो इसका आधा BD बाय QM हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये जो चल रहा है AB बाय PQ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं और इस वाले ट्राइंगल को देखूं, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM, दिख रहा है, इज इक्वल टू AD बाय PM। इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का अनुपात उस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। कौन सा नियम लगा दिया? SSS समरूपता नियम। हमने तो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने थे, लेकिन मैंने पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। कहानी समझ में आ गई? भाई जो मेन ये जो बात थी ये हमें दे रखी थी, BC बाई QR का हाफ किया तो ये आ गया, और ये तीनों भुजाएं इन लेफ्ट वाले त्रिभुजों की थी, तो ये लेफ्ट वाले दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि एंगल B किसके बराबर हो गया? एंगल Q के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? करना क्या था? करना ये था कि ये जो पूरा त्रिभुज ABC था और ये जो पूरा त्रिभुज PQR था, इनको समरूप दिखाना था। हो गए? ये तो हो गए। कैसे हो गए? अब तुम देखो कि AB बाय PQ और AD बाय, ये ऊपर लेना पड़ेगा स्लाइड को, थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। AB बाय PQ, ध्यान से देखना भैया बाप, AB बाय PQ और AD बाय PM ऑलरेडी, फिर मैं AD पर अटक गई, BC बाय QR ऑलरेडी इक्वल हैं। AB बाय PQ और BC बाय QR अनुपात बराबर है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ ही रहा है, तो SAS रूल से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब आप इस बात को कैसे लिखोगे? अब आप लिखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन द ट्रायंगल ABC एंड PQR आप लिखो बच्चे AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। क्यों? क्योंकि ये तो हमें दिया है, इट इज गिवन। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स थे, इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, इनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो अतः SAS समरूपता नियम से, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक फ्रेम में लाती हूँ मैं पूरे क्वेश्चन को और जल्दी से आपको रिपीट कर देती हूँ, बेहद आसान है। अब मुझे नहीं पता आपको सिमिलैरिटी कितनी ज़्यादा आती है। इसने क्या कहा? इसने क्या कहा? बहुत जल्दी से देखेंगे कि ये भुजा का इससे, इस पूरी भुजा का इससे और इस भुजा का इससे अनुपात बराबर है। हमने इस नीचे वाली का कर दिया आधा, हमने कर दिया नीचे वाली का आधा, ये देखो ये करा, यहाँ पर दिख गया, हमने नीचे वाली का कर दिया आधा। तो तीसरी भुजा जो मेरे पास आई वो ये आ गई, आ गई।
तो ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेफ्ट वाले के क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। और जब ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया यहाँ तक। अब हमने ले लिया ये वाला पूरा ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसकी ये वाली साइड का इससे और इस बेस वाली साइड का बेस वाली से रेशियो पहले ही बराबर था, बुक वाले ने दे रखा था। और बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल हमने अभी प्रूव कर दिया था। तो एसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आ गया समझ में, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पेज का, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ जाता है। एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है। इंग्लिश में भी ले लेते हैं। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फिर से देख लेते हैं। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। भाई एक गुलाब जामुन है, कैप्सूल की शेप का है। उस गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसका 30%, उस वॉल्यूम का 30% उसमें चाशनी यानी शुगर मिलाया जाता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हमें मिलेगा। ईच माने प्रत्येक। शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हर गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल है और एंड पर एक एक कटोरा यानी कैप्सूल की शेप में है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। पूरे की लंबाई 5 है और ये जो अपना हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, शुगर सिरप कितना होगा, कितनी चीनी की चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी। प्रत्येक का आकार एक सिलेंडर जैसा जिसके 2 अर्धगोलाकार सिरे हैं, लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर अपना एक पहले तो एक रसगुल्ला गुलाब जामुन बना लेते हैं। रसगुल्ला नहीं है भाई, ये गुलाब जामुन है लंबे वाला। खाया है कि नहीं खाया आपने कभी। कुछ इस तरीके से है बच्चे, ये है ना, कुछ इस तरीके से। अब एक पाइप के दोनों तरफ से 2 ढक्कन लगा दिए गए हैं। अब मेरी बात सुनना, इस पूरे की लंबाई 2.8, इस पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं तो सिलेंडर की रेडियस और इसकी हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार भाग का रेडियस भी बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या ही निकाल लो। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो व्यास यानी डायामीटर कितना है, 2.8 का आधा, तो वो हो जाएगा 1.4, जिसे मैं कर देती हूँ 14/10, 2 7 14, 2 5 10, 7/5 सेंटीमीटर तो हो गया रेडियस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसका ये भी रेडियस है और ये भी, और जो बीच में ये ब्लू पार्ट बच जाता है ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, बेलनाकार भाग की लंबाई कह सकते हो। क्योंकि रसगुल्ला ऐसे खड़ा नहीं है, गुलाब जामुन खड़ा नहीं है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो आप अब यहाँ लिखो बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसे आप h नाम दोगे, और वो हो जाएगी 5 - 1.4 + 1.4। समझ में आया। ये जो डायामीटर है भाई, थोड़ा और बड़ा डायग्राम में बनाऊं तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि ये जो है ना दोनों तरफ, ये है अपना सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका डायामीटर स्फेरिकल पार्ट, इसका जो डायामीटर है वो 2.8 है, तो रेडियस 1.4 है। तो ये तो रेडियस है, तो 1.4 तो इधर हो गया, और ये पूरा ले भैया तो बेटा 1.4 इधर हो गया। क्लियर हो गया। और ये पूरे की लेंथ 5 है, तो 5 में से ये हिस्सा भी कट जाएगा और ये हिस्सा 1.4 माइनस हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार भाग की लंबाई रह जाएगी। तो 5 - 2.8 जो कि 2.2 यानी कि 22/10 यानी कि 11/5 सेंटीमीटर रह जाएगी। कहानी समझ में आ गई। बेलनाकार भाग है, एक पाइप है, उसके दोनों तरफ 2 मतलब अर्धगोलाकार ढक्कन लगा के गुलाब जामुन बनाया गया है। तो मैंने आपको समझा रखा है, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो जब भी इस तरह का कोई मिक्स वॉल्यूम का क्वेश्चन आ जाता है तो जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं पहले तो उनकी डायमेंशन निकाल लो। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करूँ, बेलनाकार भाग की बात करूँ, तो ये बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो गई, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी r ही होगी। तो अर्धगोला की जो त्रिज्या है वो भी r है, जो कि 7/5 ही है।
क्लियर हो गया। अब एक गुलाब जामुन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन हम निकालेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, अब गुलाब जामुन का आयतन का मतलब है कि बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग दोनों के आयतन का जोड़। बेलनाकार भाग का आयतन सुन रहे हो, बेलनाकार भाग अच्छे से लिख के आना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार का आयतन। क्लियर है, दो हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ, 2 अर्धगोलों का आयतन। क्लियर है यहाँ तक। अब इन पे फॉर्मूला लगा दो, सवाल अलग अलग करके नहीं करना, डायरेक्ट करना है, पहले फॉर्मूला दोनों का लगाना है, कॉमन लेना है, बिल्कुल लास्ट में कैलकुलेशन करनी है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, 2 अर्धगोले तो 2 बाहर आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो मेरी बात, पाई आर स्क्वेयर एच और 2 को 2 से करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं थोड़ा इधर ले लेती हूँ, आपने इधर ना नोट कर लो एक बार, हम रेड पेन से नोट कर लेते हैं। रेडियस है 7/5 और हाइट है 11/5, ठीक है ना, ये 10 था। तो अभी थोड़ा इधर स्लाइड कर लेते हैं। अब देखो जरा, अब आप क्या करो, इसमें से ले लो कॉमन, पाई आर स्क्वेयर को कॉमन ले लो तो ये बन गया एच, और यहाँ से जब पाई आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो 4/3 और एक आर बच गया। सबकी वैल्यू पुट कर दो। हमें क्या पाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है वो हमें देख लेना होता है, नहीं दी गई है तो अब हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। पाई की जगह लगा दो 22/7 आर स्क्वेयर, यानी कि रेडियस अभी अभी देखा था कहाँ गया, अभी रेडियस गायब हो गया, 7/5, 7/5 तो ये हो जाएगा 49/25। अंदर एच, एच का मतलब है 11/5 जमा 4/3 गुणा 7/5, 11/5 प्लस 4/3 इंटू 7/5। ये देखो 7 7 जा 49, 22 को 7 से करोगे 154, 154/25, ब्रैकेट में 15 को एलसीएम ले लो तो 5 तिये 15, 11 तिये 33 जमा, ये तो 15 हो गया, 15 से 15 कटेगा, 7 चौक 28। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके इधर ही ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू 154/25, 8 और 3 11, 61/15, 5 4 9 1 10, देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं इसको यहीं छोड़ना चाहूँगी, इतने सेंटीमीटर क्यूब एक उसका गुलाब जामुन का आयतन आया है। तो 45, आप छोड़ दो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, 45 गुलाब जामुन का आयतन। आपको कोई डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक का आयतन आ गया, 45 का निकालना है तो इसको क्या करो, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 154/25 गुणा 61/15 गुणा 45, तो ये आएगा 15 तिये 45। अब चाहो तो थोड़ा बहुत गुणा कर सकते हो, ये आएगा 154 गुणा 61 को 3 से करो तो आएगा 183/25 सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, अब जो उसमें चाशनी थी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम थी उसका 30% थी, तो कुल चाशनी टोटल शुगर सिरप कितना हो जाएगा, 154 इंटू 83, 183/25 का 30%, और परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे, बटे में लगा दो 100। अब ये फाइनल कैलकुलेशन है, अब आपने इसका फाइनल आंसर देना है। काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 और 2 7 14 और ये 2 5 10। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि नीचे हम जीरो रखें तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो अब इस कैलकुलेशन को देखते हैं, यहाँ पर अलग से कर लेते हैं। 77 को मैं कर देती हूँ 3 से, तो 3 7 21, 2 3 7 21 और 2 23, और इसको करते हैं 183 से, 3 एकम 3 6, अरे 1 मिनट, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, और ये करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 231, ये आएगी बच्चे 1 मिनट, ये आ जाएगी 1 3 और 2। क्लियर है, तो इसको ऐड करते हैं, 3 और 8 17, 10 और 11 और 1 12, 12 2 और 1 3 और 1 4, मेरे हिसाब से ये आ रही 42,273/25 5 125। और अब आपने इसको भाग करना है,
भाग करनी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। 12 पंजे 60 नहीं जाएगा, 12 चौक 48 भी नहीं जाएगा, 125, 3 पाँचे 15, ये 375, 7, 11 में से 7 गए 4, ऊपर से आप 7 उतारोगे, 12 तिये 36 पे ही जाएगा, 375, 2 0 1, और ऊपर से 3 उतारोगे, तो चौके पे 250 होता है, अट्ठे पे 1000 होता है। सुन रहे हो मेरी बात? 125 अट्ठे 1000 होता है, आप देख लेना। तो 23, ऊपर से 1 0, डेसिमल के बाद हमने उतारी है, तो दूनी 250, तो लगभग 1 पे जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेना। 338.1। अब ये देखना पड़ेगा आंसर ग्राम में है, मतलब जो है मात्रा इतनी है, कोई ग्राम किलोग्राम कुछ नहीं दे रखा। तो बस अब हम इसको इतना ही लिख कर यहाँ छोड़ देंगे कि इतनी मात्रा चाशनी की है। क्लियर हुआ? समझ आया? एक बार जल्दी से रिवीजन देख लो इसका। हमने क्या किया है कि सिलेंड्रिकल पार्ट का और स्फेरिकल पार्ट का रेडियस और वो अलग अलग निकाल लिया। तो डायामीटर 2.8 था, तो रेडियस 1.4 आ गया, त्रिज्या 1.4 आ गई। 5 में से 2.8 घटाया, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की ऊंचाई कह लो, लंबाई कह लो, क्योंकि वो पड़ा हुआ है तो वो आ गई। दोनों का आयतन जोड़ दिया, 2 अर्धगोलों का और 1 बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ा, तो 1 गुलाब जामुन का आयतन आया। उसको फर्दर 45 से मल्टीप्लाई किया, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। उसका 30% निकाला, तो हमारी चाशनी की मात्रा आ जाती है। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो कि लगभग 338, क्योंकि वॉल्यूम का 30% है ना, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो चाशनी भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी कि भैया इतनी चाशनी इसके अंदर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। 35 नहीं है, 34 में ही इंटरनल चॉइस दे रखी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, तो पहले उसको देखेंगे। दिख गया? और का साइन दिख गया होगा ना आपको, ये रहा और का साइन। तो इसको देखते हैं अब जल्दी से। देखो जरा, राशिद को उसके जन्मदिन पर ये एनसीईआरटी से ये दोनों क्वेश्चन उपहार के रूप में एक प्लेइंग टॉप मिला, एक लट्टू मिला। रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। लेकिन उस पर कोई कलर नहीं था, उसे अपने क्रेयॉन से इसे रंगना था। ठीक है, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। ठीक है, लट्टू एक शंकु के आकार का है जिस पर एक गोलार्ध है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। दिख रहा है ये आपको? मैं भी जूम करके भी दिखा दूंगी। पूरे लट्टू की ऊंचाई, पूरे की टॉप से बॉटम तक, नीचे से ऊपर तक 5 सेंटीमीटर है, व्यास 3.5 है। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसको उसने रंगना है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। द हाइट ऑफ एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया विच ही वॉन्ट्स टू कलर। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेते हैं, डायग्राम हमें अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं जूम। ये लो भाई, इसी पर अब मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझा देती हूँ। आपके पास यहाँ 2 फिगर क्लियर हैं। नीचे वाला तो अपना कोन है, तो कोनिकल पार्ट के अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन मैंने निकालना है एरिया, जिसमें मुझे पाई आर एल मेरा फॉर्मूला होता है, तो मुझे एल चाहिएगा। तो ये तो होती है कोनिकल पार्ट की हाइट, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो अब सुन लो, पूरे लट्टू की ऊंचाई 5 है। पहले बल्कि ना कोन की बजाय वो ले लो, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। अर्धगोलाकार, जो ऊपर गोलार्ध है, जो अर्धगोला है, जो हेमिस्फीयर है, उसका जो हेमिस्फीयर है, ये HS लिखा है मैंने, उसका जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? अभी अभी आया, व्यास का आधा यानी कि 3.5, 3.5/2, 35/20, दशमलव हटा दिया, 5 7 35, 5 चौके 20। तो रेडियस मेरा आ जाता है 7/4 सेंटीमीटर। क्लियर है? दशमलव में नहीं बदलेंगे हम, इसे दशमलव में नहीं बदलेंगे। मैं प्रेफर नहीं करती दशमलव में बदलना, क्योंकि बहुत बच्चे डेसिमल में उलझ जाते हैं। जिनकी पकड़ो वो कर लेना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मुझे बात करनी है नीचे वाले पार्ट की, शंक्वाकार की। तो ये जो है ना, ये अर्धगोले की त्रिज्या है, ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है, और ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है। तो मैं इस त्रिज्या की बात करती हूँ। ये पूरी हाइट 5 है, इसमें से अगर मैं ये ऊपर यहाँ तक की इसकी रेडियस को घटा दूँ, तो नीचे मेरे पास शंकु की ऊंचाई बच जाएगी। इज इट ओके? तो जब मैं शंकु की बात करती हूँ, तो जो शंकु की कंप्लीट हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस रेडियस, और रेडियस कितना है? ये है 7/4।
तो 4×5 = 20 और 20 में से 7 गए 13, 13/4 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। रेडियस 7/4 ही रहेगा, लेकिन हमारे फॉर्मूले में एल का यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु में फॉर्मूला होता है L² = R² + H²। तो जो L होता है वो इनके स्क्वेयर का अंडर रूट हो जाता है ना। थोड़ा सा ऊपर करके मैं L की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो L की वैल्यू आएगी R का स्क्वेयर, R 7/4 है यानी 49/16, और H 13/4 है तो यानी 169/16 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा, हम ठीक चल रहे हैं ना, यहाँ 13/4 ही है ना, 4×5 = 20 में से 7 गए, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये बन जाएगा बच्चे 9 9 18 1 और 4 4 10 और 1 11, 218/16 का अंडर रूट। अब यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस अंडर रूट को कैलकुलेट करने में, तो मैं इसे कर देती हूँ 218 का अंडर रूट/4। अब आपको 218 का अंडर रूट तो निकालना पड़ेगा, या फिर डेसिमल में भी देखो अंडर रूट, तो उसमें भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलता है 1 1 जा 1, 1 1 1, 2 में से 1 गया, ऊपर से 18, 1 का दुगना कर दो 2, 2 5 10, 5 पे ट्राई करते तो 125 जाएगा, तो नहीं आएगा। 4 लिखो, 4 पे चलाओ तो 24 चौकू आ गया 96, ठीक है। 8 में से 6 गए 2, 11 में, इन कैलकुलेशंस में टाइम लग जाता है, 11 में से 9 गए 2, इसमें हमेशा पेयर ही उतारा जाता है, तो ऊपर से 2 0 उतारेंगे और 24 में 4 जोड़ दो, या फिर जो ऊपर 14, 2 तरीके होते हैं, या तो इस 14 का दुगना कर दो या इस 24 में 4 जोड़ दो, हर हालत में एक ही आएगा 28। 2 9 18, 9 पे चला के 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 81, 8 9 8 72 और 8 80, 8 9 2 18 और 8 26, नहीं जा रहा ये 9 पर, तो बच्चे हम इसको 8 पर चलाएंगे और 8 लगा देंगे, चला ही जाएगा 8 पर। तो ट्राई कर लेते हैं, 8 8 64, 6 8 64 और 6 70, 7 8 दूनी 16 और 7 23, नहीं जा रहा ये 8 पर भी नहीं जा रहा। तो ये मुझे भाई अब 7 पर चलाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि लगभग यहाँ 7 आ जाएगा, 7 7 49 4, और लगभग 7 आएगा। अब तो 7 तो आएगा, तो आप ये मानो कि ये 14.7/4 आएगा। और इसका फिर डेसिमल में बदलोगे तो 4 3 12, 4 में से 2 गए 2, और 0.4 6 24, 7 में से 4 गए 3, 4 7 28, 4 5 20, 6 7 5 को मैं 3.7 सेंटीमीटर के लगभग ले सकती हूँ। तो ये मेरी स्लांट हाइट आएगी। तो यहाँ आपका थोड़ा काम बढ़ जाता है, एल की वैल्यू आ गई 3.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऊपर चलते हैं, मैं यहीं पर एक तरफ एल भी लिख देती हूँ कि एल की वैल्यू आ गई 3.7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इस लट्टू पर पेंट करना है। तो इसके बाहर जो भी दिख रहा है ना, उन सब पे पेंट करना है। तो बाहर जो दिख रहा है वो किससे मिलके बन रहा है, एक तो अपना कोनिकल पार्ट का बाहर का एरिया है, एक अर्धगोला का बाहर का एरिया है। बाहर का एरिया का मतलब दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का कर्ड सरफेस एरिया। तो रंगा जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर है क्या होगा, द एरिया विच इज टू बी पेंटेड, द एरिया विच इज टू बी पेंटेड हो गया इंग्लिश में। तो यहाँ लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि आप यहाँ लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा गोलार्ध यानी कि अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पर वैल्यू मत रखना, पहले πr को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा 2r। अब करेंगे पुट सारी वैल्यूज, 22/7, r की जगह 7/4, l की जगह 37/10 कर दो, 3.7 है ना, और 2r। अब सुनो मेरी बात, r की वैल्यू 7/4 है, तो 2 × 7/4 करोगे तो 7/2 आ जाएगा। बस अब ये आपका काम रह जाता है इसको कैलकुलेट करना। तो इसको बच्चे अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट में ले आते हैं। बाहर तो 7 से 7 कट गया, 11 और 2 दूनी 4, तो ये बाहर तो आ गया 11/2, अंदर 10 लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा 37, 2 5 10, 7 5 35, तो 11/2, 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7/10, और ये आ गया 36,
36 को 11 से करोगे तो 396/10 यानी कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जिस पर आपने पेंट करना है, या उस राशिद ने जिस एरिया पर पेंट करना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर लंबी थी, आपको यहाँ अंडर रूट निकालना आना चाहिए था। ठीक है, एक फ्रेम में करने की कोशिश करती हूँ, आता है तो ये क्वेश्चन आ तो गया पूरा, एक फ्रेम में आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलें। ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसके भी दो पार्ट हैं हमारे। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात करो। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीडियन का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो बहुलक है, जो मोड है, उसका ज़्यादा आसान पड़ता है। तो अब आप यहाँ याद कर लो, मीडियन की वैल्यू या माध्यक की वैल्यू 28.5 है। ये आपका वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। तो जब भी मीडियन निकालना हो तो हमें एक और बनाना पड़ता है CF। हिंदी में बोलूँ तो बच्चे हमें बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता, लेकिन उसको हिंदी में भी हम CF से ही लिखते हैं। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम जोड़ते चले जाते हैं। 5 में x जोड़ो 5 + x, उसमें 20 जोड़ो तो 20 में तो 5 जुड़ जाएगा, x अलग रह जाएगा। 25 + x, 25 में 15 जोड़ोगे 40 + x। अब 40 + x में y जोड़ना है तो तीन अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी। 40 + x + y, उसमें 5 जोड़ोगे 45 + x + y, और ये टोटल कितना है 60 है। सुन रहे हो मेरी बात, कि ये जो लास्ट टर्म आई है 45 + x + y, 45 + x + y, इसने बोल रखा है ना, इन सब का जोड़ कितना है 60। तो 45 को राइट में ले जाओ तो x + y = 60 - 45 यानी x + y = 15। तो x और y का आंसर जो आएगा उसका सम 15 आना चाहिए, पहली कंडीशन हो गया। अब इसने बोल रखा है कि जो मीडियन है वो 28.5 है। अगर मीडियन 28.5 है तो वो 20 और 25 के बीच में होगा, बिकॉज द मीडियन एज, क्योंकि जो माध्यक है वो 28.5 है तो वो 20 से बड़ा और 30 से छोटा है, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी हिंदी में, जिसको हम माध्यक वर्ग बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई। उसमें हम क्या करते थे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती थी 60 का आधा करते थे, 30 आता था। लेकिन अब वो 30 कहाँ है, ये दिख तो नहीं रहा ना हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में। तो हमें ऑटोमेटिकली माध्यक वर्ग पता लग रहा है कि वो हमारा 20 से 30 है। तो इसके सामने वाली तो हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। और इसके सामने वाली देखो ना, ये 20 से 30 के सामने वाली तो लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर वाली हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी बातें आपने अपनी नोट कर लेनी है। मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देती हूँ भाई। जो अपना f है उसकी वैल्यू है 20, CF की वैल्यू ये रही, यहाँ पर कितनी है 5 + x, n कितना था 60, तो n/2 हो जाएगा 60/2 30। l लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है 20 से 30, तो लोअर लिमिट हो गई 20। और जो माध्यक है वो अपना कितना है 28.5, और h का मतलब क्लास का गैप, तो क्लास में गैप कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है। अब सब चीज़ें हमारे पास हैं। x + y की वैल्यू 15 पहले ही आ चुकी है, तो फॉर्मूला लगा दो किसका, माध्यक का। हमें पता है माध्यक का फॉर्मूला होता है l + n/2 - CF/f और मल्टीप्लाइड बाय h। m कितना है 28.5, l कितना है 20, n/2 सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे आप देख सकते हो 30। CF की वैल्यू 5 + x है, तो बाहर माइनस ऐसे है, ये देखो मेरी बात सुनो, ऐसे है, माइनस में 5 + x, तो ब्रैकेट को जब खोलोगे तो -5 - x बन जाएगा। पूरे के नीचे f आएगा, f की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, f की वैल्यू कितनी है 20, और सारे के बाहर h जिसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से तो ये 0 कट जाएगी। इस 20 को राइट साइड में ले जाओ तो 28.5 - 20, और यहाँ ये बचेगा 30 में से 5 गए 25 - x/2। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, देखो जरा 28.5 में से घटाओगे तो 8.5 बराबर है 25 - x/2, 2 को इधर ले जाओ, 8.5 को 2 से करोगे 17 बराबर है 25 - x, x को तो लेफ्ट में ले आओ, 17 को राइट में ले जाओ, तो 15 में से 7 गए 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी।
और x प्लस वाई 15 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और बेसिक में दे रखा है, तो कोई ज़्यादा इजी लेवल नहीं है कि भाई बेसिक वाले भी खुश हो रहे हैं, हमें तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ठीक है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल भी इसको नहीं कह सकते, सिर्फ फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे, क्लियर। और अब इसी की इंटरनल चॉइस में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दी गई तालिका के में एक इलाके में 25 घरों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है, इनका माध्य ज्ञात करो। द टेबल डिनोट द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन 25 हाउस होल्ड्स, फाइंड द मीन। ठीक है, देख लो नेक्स्ट पेज पे, ये रहा ऑन द फूड फाइंड द मीन। तो उधर लास्ट पेज पर ही चलते हैं, यहाँ पर मैं पहले टेबल बना लेती हूँ और फिर हम इसको अपना ऊपर कर देंगे साइड में, क्लियर है। तो जल्दी से देखते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हो अपना व्यय, तो लिख लेते हैं 100 से लेकर 150, और हमें 350 तक जाना है 50-50 के गैप पे। तो 150 से 200, वर्टिकल जितना होता है उतने हमें आसानी हो जाती है। 200 से 250, और सारे मेथड्स मीन के आपके आए हुए हैं, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। और ये आपकी बारंबारता, जिसे हम हिंदी मीडियम वाले भी फ्रीक्वेंसी FI ही लिखते हैं। तो 4, 5, 12, 2 और 2, और मीन निकालना है तो अपना ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क है, जिसे हम बोलते हैं XI। तो 100 में 150 को जोड़ेंगे तो 250 आएगा, 250 को 2 से भाग करेंगे तो 125 आएगा, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो भी वही आएगा, और इस 125 में ये क्लास का जो गैप है 50 जोड़ देंगे तो भी वही आएगा, 175। फिर इसमें 50 जोड़ दो तो 225, 225 में 50 जोड़ दो तो 275 और 325, ये आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग है, जमा घटा आती है, तो आप डायरेक्ट मेथड से कर दो, FI XI से, क्योंकि इसने कोई मेथड बताया नहीं है कि आप किस मेथड से करो। आप चाहो तो कल्पित माध्य विधि से, एज्यूम्ड मीन से भी इसको कर सकते हो, और स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो। हमने मान लिया कि जो एज्यूम्ड मीन है, ज़्यादातर बच्चों को मैं ये कहती हूँ जिनकी कैलकुलेशन वीक है, तो वो मतलब भाई फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे, ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्ट FI XI निकालो और आप कर दो सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और सिग्मा FI कर दो, क्लियर है। तो एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य मैंने 225 मान लिया, ये मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो मेरा नया स्टेप आएगा DI, जो कि बनेगा XI माइनस A, ठीक है। तो अब 125 में से 225, ये ना 125 में से 225 माइनस करोगे -100, 10 में से 5 में से 5 गया 0, और यहाँ आ जाएगा -50, 0, 50 और 100। ये बड़ा आसान पड़ता है। अब आप क्या करो, FI और DI की प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर, तो ये कॉलम बनेगा FI DI। ध्यान इन दोनों रेड मार्क पर रखना है। तो ये 4 है और ये -100 है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी -400। 5 की 50 से करेंगे -250, 0 से करेंगे 0, 50 दूनी 100, और 2 की 100 से करेंगे तो 200। अब आपने इस कॉलम को ऐड करना है, जिसका नाम होगा सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों टर्म्स तो पॉजिटिव है, तो सम आएगा 300, इन दोनों का सम आएगा -650, और इसमें इसको जोड़ोगे तो ये माइनस का 350 -350 आ जाएगा। हो गया। अब फ्रीक्वेंसीज का भी सम कर लो। फ्रीक्वेंसी का सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक वाले ने पहले ही बता रखा है कि 25 फैमिली हैं, तो 2 और 2 4, 16 और 5 16 4 20 और 5 25, तो ये आ गया। अब अपना जो मीन का माध्य का फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, और मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मल्टीप्लाइड बाय तो x तो उसमें आता है, बस इतना ही आएगा, सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, और प्लस में A आ जाएगा। तो इन वैल्यूज को पुट कर दो और सॉल्व कर दो। A मैंने कितना लिया है 225, यानी कि 225 प्लस
ये -350 आया तो यहाँ माइनस का 350 और सिग्मा एफ आई कितना है 25। 25 से कम 25 ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 225 प्लस माइनस माइनस और 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 1 1 और 2 211 मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा मीन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बुक में से इसको टैली कर सकते हो, एनसीईआरटी से ही हैं दोनों क्वेश्चंस आपके। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर डी। और सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है जो कि थोड़े लंबे पड़ते हैं। तो पहले इस सेक्शन को कंप्लीट करें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे साथ उन डाउट्स को शेयर करें और लेक्चर का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।